पूरे दयानतदारी से ये अर्ज करना चाहता हूं तशरीफ रखें सेनेटर कि साहब। डॉक्टर कल एक जरका साहिबा 13 साला तशरीफ रखें। बच्ची की मोहम्मद अकरम साहब वीडियो वायरल तशरीफ हुई रखें। है कि जिसका ताल्लुक मकबूजा कश्मीर के साथ है, और मकबूजा कश्मीर रूह का जख्म पुराना है मगर ताज़ा है। रूह का जख्म पुराना है मगर ताज़ा है। यही आशुस्ता झरी देगी असीरी से निजात, सर सलामत है तो दीवार भी दरवाज़ा है। जनाब चेयरमैन, उस बच्ची ने पूरे आलमी ज़मीर को झंझोड़ के हिला के रख दिया है, और गुज़श्ता 1 अक्टूबर से लेकर गुज़श्ता कल तक 24 लोग तशद्दुद के नतीजे में मकबूजा कश्मीर के अंदर शहीद हुए हैं। और वो बच्ची कातिलों से ये सवाल कर रही थी कि ये मेरे वालिद को आपने क्यों कत्ल किया है, क्यों तशद्दुद किया है, और वो आगे शैतानी हंसी हंस रहे थे और शर्मिंदा भी नहीं थे अपने इस अमल के ऊपर। इसलिए ये एक नई लहर है कि जो मकबूजा कश्मीर के अंदर तशद्दुद की आई है, और एक जिसमें डॉक्टर शामिल हैं और ये ताजर हैं। अल्ताफ भट्ट साहब की बेटी जो हैदरपुरा के अंदर रहते थे, उनके साथ ही अंदोहनाक वाक़या हुआ है। आपसे दरख्वास्त है और मेंबरान सेनेट से कि आलमी ज़मीर को जगाने के लिए, इसलिए कि हमें बाज़ औक़ात ये पढ़ाया जाता है कि कश्मीर के ऊपर बात ज़रा सोच समझ के कीजिए, इसलिए कि भारत बहुत मौसर है जगह जगह पे, और यानी वहां पर कहीं हमारी बात को झुठला न दिया जाए। लेकिन मैं तो ये समझता हूं कि सच सच है, हक हक है, उसकी जरूरत नहीं है कि बहुत ही अंबोह कसीर उसका साथ देने वाला हो। इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये एक काबिल मुज़म्मत वाक़या है, और भारत के हाई कमिश्नर को आपकी तरफ से तलब किया जाना चाहिए और उसे इस अंदोनाक जो जुल्म है इसके ऊपर उसे वो फॉरेन ऑफिस करेगी जी, हम तलब नहीं कर सकते। फॉरेन ऑफिस से ही जी आप ठीक कह दीजिए। दूसरी बात, क्योंकि जी बहुत ज्यादा कुलभूषण यादव का जिक्र करने की बस प्लीज जरूरत पेश आ मेरी से सर प्लीज, फिर वो लंबा हो जाएगा। चौधरी साहब थैंक यू सर। ये क्वेश्चन आर भी और बाकी काम भी करने हैं सर। मैं सर आपको टाइम दूंगा इस पे जी। जी तशरीफ रखें सर प्लीज। थैंक यू जी। मुश्ताक साहब मेरी एक दरखास्त है जी, 1 मिनट मुश्ताक साहब सुनने जी। जी मुश्ताक, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं सर। थैंक यू सर। मिस्टर चेयरमैन जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सर। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं मिस्टर चेयरमैन। पीर की रात 4 कश्मीरी बेनन्ना वो सर शहीद कर दिए गए, जिसमें से एक शहरी अल्ताफ भट्ट और दूसरा डेंटल सर्जन डॉक्टर मुदस्सिर शामिल हैं। मिस्टर चेयरमैन, उन 4 कश्मीरियों की लाशें अपनी लवाहिकीन को नहीं दी गई। इंडियन आर्मी ने वो गुमनामी में, रात की तारीकी में दफन कर दी हैं। एक तो स्टेट टेररिज्म के इनोसेंट क्वालिफाइड कश्मीरी जो ब्रेन ऑफ कश्मीर हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल डॉक्टर्स, डेंटल सर्जन, पीएचडीज, उनके यूथ, उनका फ्यूचर, उनको शहीद किया जा रहा है। फिर उसके बाद ह्यूमन राइट्स की दूसरी वायलेशन यह है कि उनके जनाजे पढ़ने नहीं दिए जा रहे, उनको अपने बच्चों, अपनी लवाहिकीन, अपनी पसमानदगान के हवाले नहीं किया जा रहा, और रात की तारीकी में उनको दफन कर दिया जाता है। ये ग्रॉस वायलेशन है अब ह्यूमन राइट्स की। जब कश्मीर में यह हो रहा था, हमारी पार्लियामेंट यहां कुलभूषण यादव के लिए वो कानून साजी कर रही थी, उनको अपील का हक देने। और मिस्टर चेयरमैन, बीजेपी का 21 रुकनी वफद आया है। मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि वहां पे मकबूजा कश्मीर के अंदर ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स चल रहे हैं। वहां मकबूजा कश्मीर के अंदर मैसेकर है, जेनोसाइड है, कत्लेआम है, नस्ल कुशी है, बदतरीन किस्म की रियासती दहशतगर्दी है। 21 रुकनी वफद बीजेपी का उनका आया है, और उसका जो सदर है, पार्टी सदर है इशवानी शर्मा, वो क़यादत कर रहे थे। हम इसकी मजम्मत करते हैं मिस्टर चेयरमैन। सर मेरी गुजारिश है कि अगर मैं मुश्ताक साहब जो है ना, फिर मैं इसकी मजम्मत करता हूं। अगर इनको ना बोलने दूं तो कहते हैं जी चेयरमैन नहीं, आप लोग भी जरा चेयरमैन पे भी रहम
मिस्टर फिर आप चेयरमैन भी करो, हमें क्या है? चंद दिन पहले आप मिस्टर भी करो, चेयरमैन हमें- इंडियन एयरलाइन गो फर्स्ट श्रीनगर से दुबई के लिए पाकिस्तान का Thank you, एयर sir. स्पेस इस्तेमाल करने Thank की you, sir. हुकूमत की इजाजत दी है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम कश्मीरियों के साथ हैं। मेरी एक गुजारिश रियासती है, दहशतगर्दी मेरी एक के गुजारिश खिलाफ है, हैं। तशरीफ और रखेंगे। मेरी एक गुजारिश है, तशरीफ रखेंगे, तशरीफ रखें जनाब, तशरीफ रखें। पे सुन तो लें, चेयर की बात सुनें, क्या कहना। मैं चाहता हूं शेर रहमान साहिबा कि जैसे ये बिजनेस 10-15 मिनट उसके बाद निकल जाए, उस पर मौका देंगे, फिर एक रेजोल्यूशन भी आप लोग ड्राफ्ट करें, वो भी हाउस से में ले आते हैं। ठीक है जी, थैंक यू जी। फिर इस पे बात करेंगे, सबको मौका देंगे। क्वेश्चन आर प्लीज, वी मे नॉट टेक अप क्वेश्चन आर्स प्लीज। सर प्लीज 1 मिनट तशरीफ रखें। दोस्त मोहम्मद खान साहब तशरीफ रखे, मेरी गुजारिश है, उसके बाद आपको मौका दूंगा सर। थैंक यू सर। दिनेश कुमार प्लीज। क्वेश्चन सेनेटर सीमी इज़्दी साहिबा। जी जी, मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। आंसर टेकन एज ए सप्लीमेंट्री है मैडम। हाँ जी जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरा क्वेश्चन था कि कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो डॉक्टर्स को, मेडिकल प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनको रेगुलेट करती है। तो इसमें बताया गया है कि इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो एंड देन देयर इज अनदर वन इस्लामाबाद डेंटल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है, फिर इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी 2018 है, जिसमें कि देखा जाता है कि नेग्लिजेंस जो है उसको कहा वो हुई है डॉक्टर से, और उनकी कंप्लेंट्स देखी जाती हैं लोगों की। मगर ये हमने देखा है कि आज तक हमने कंप्लेंट्स ही सुनी है, मगर आज तक ये नहीं हुआ कि सप्लीमेंट्री क्या है मैडम, यही मैं तकरीर पूछ ना रही हूँ किया करें प्लीज, बाकी भी हाउस पर तकरीर शुरू कर देती है। सप्लीमेंट्री ये है कि ये आज तक हमने नहीं सुना कि कंप्लेंट्स के अलावा कभी कोई इसका रिड्रेसल हुआ हो, कभी वो किसी ने सुनी हो और किसी को, डॉक्टर्स को कोई पनिश किया हो या कोई सजा उनको मिली हो। या मेरा सवाल ये है कि कितने डॉक्टर्स आज तक सजा मिल चुकी है, और कौन है कि जो कंप्लेंट्स जिसको डिसमिस किया गया, यहाँ पे ये भी लिखा है कि डिसमिस भी किया जाता है और उनको फाइन भी किया जाता है 1 मिलियन तक। जी अली मोहम्मद खान साहब, सप्लीमेंट्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट पार्लियामेंट्री अफेयर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। एक मिनट अली मोहम्मद खान साहब, शेख साहब बताएं, ऑफिसर्स आए हैं जिन जिन मिनिस्ट्रीज के क्वेश्चंस हैं, लिस्ट दें मुझे जी प्लीज। अली मोहम्मद खान साहब। जी, जितने मिनिस्ट्रीज हैं उनकी ब्रीफिंग सुबह ज़्यादातर मैंने ली है, कुछ डॉक्टर बाबर अवान साहब ने भी ली हैं। सारे अफसरान मौजूद हैं मेरे चैम्बर में, नीचे बाबर साहब के चैम्बर में, और अगर आप इजाज़त देंगे तो इधर भी आ जाएंगे। एजुकेशन मिनिस्ट्री, फॉरेन अफेयर्स, हाउस में आए जी, चैम्बर में हमने उनको क्या करना है, हाउस में तशरीफ लाए। अगर आप रिलैक्स कर देंगे, पहले वो पाबंदियां थी, इसकी अब पाबंदी खत्म हो गई, उनको कहें हाउस में तशरीफ लाया करें और यहाँ बैठे रहें जब तक। सारे अवेलेबल है सर। जी इसमें जी। मैं ये कहना चाहूंगा जी कि अगर इनकी लिस्ट चाहिए तो फ्रेश क्वेश्चन उसके लिए डाल दें। बहरहाल जो पीएमसी और IHRA का जो एक्ट है उसमें कंपनसेशन के लिए कोई इसमें प्रोविजन नहीं है। अगर ये फील करती हैं तो ये प्राइवेट मेंबर बिल अगर लाना चाहें, हुकूमत उसको सपोर्ट कर देगी। एवान से भी रिक्वेस्ट है, उसको ले आते हैं इसमें, इस लॉ में एक अमेंडमेंट कर देते हैं, अदरवाइज हुकूमत खुद भी ला सकती है। लेकिन फिलहाल हमारे पास जो पीएमसी का और IHRA का जो एक्ट है उसमें कंपनसेशन का इशू नहीं है, हमारे पास एक प्रोविजन नहीं है। आप अगर अमेंडमेंट करना चाहती हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम जी। जी सेनेटर सैफुल आबड़ो, सप्लीमेंट्री सर। जी सर। थैंक यू चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब, ये इशू, ये जो क्वेश्चन था ये हेल्थ डिपार्टमेंट से, मैंने कहा मैं इस मौके का फ़ायदा उठाऊं। हमारा जो हेल्थ कार्ड का इशू है सिंध का, उसका मिनिस्टर साहब बता सकते हैं उसका क्या स्टेटस है, हमें सिंध में वो कब मिलेगा? पिछली मरतबा भी मैंने गुजारिश की थी, इससे रिलेट नहीं करता। लाजमी है मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्लीज। शुक्रिया अब्दुल साहब का भी, ऑनरेबल सेनेटर साहब का इंपॉर्टेंट सवाल उठाया। 2013 से 18 के बीच में सर खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत ने हेल्थ कार्ड का इनिशिएट किया। शुरू में 4.5-5 लाख तक था, बढ़ाते गए, उसको अब 10 तक किया है, और अब उसमें इंशाअल्लाह मुस्तकबिल करीब में अभी किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह जो सरकारी खर्चे पे होंगे या लिवर ट्रांसप्लांट तक भी उसको इंशाअल्लाह लेके जाएंगे। पंजाब में भी ले आए हैं,
بلوچستان میں اعلی گورنمنٹ ہے، وہاں بھی سندھ کی حکومت سے ہماری درخواست ہے، مراد علی شاہ صاحب سے ہیلتھ منسٹری نے بھی رابطہ کیا ہے کہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن یہ فیسلٹی ہم ادھر ضرور ایکسٹینڈ کریں تاکہ سندھ کے عوام کو بھی یہ فیسلٹی ملے. ہم ہوپ فل ہیں کہ سندھ حکومت اس میں تعاون کرے، سیاست کو بیچ میں نہ لائیں اور یہ ہیلتھ فیسلٹی آپ خود دے دیں. اگر خود نہیں دے سکتے تو کم از کم ہمیں جو ہے آپ اپروچ دیں. ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہیں، ہماری ہیلتھ منسٹری تیار ہے، تھوڑی سی تعاون ہمیں سندھ حکومت سے چاہیے تاکہ سندھ کے جو کروڑوں لوگ ہیں ان کو بھی یہ سہولت مل سکے. آنریبل سینیٹر عرفان الحق صدیقی صاحب، سپلیمنٹری سر. بہت شکریہ جناب چیئرمین. میں وزیر موصوف سے پوچھنا چاہتا ہوں، تنگی صاحب تشریف رکھیں، سینیٹر صاحب کھڑے ہیں پلیز. یہاں جو پرائیویٹ میڈیکل فیسلٹیز ہیں یا ہاسپٹلز ہیں، ان کے اندر جو فیسلٹیز اس وقت موجود ہیں یا ان کا جو فیس سٹرکچر ہے، کیا اس کے بارے میں بھی کوئی جائزہ لیا گیا ہے یا کوئی ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی کوشش ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو کسی ایسے ہاسپٹل کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی ہو تو وہ ہمارے علم میں لائی جائے. جی آنریبل منسٹر آف اسٹیٹ فار پارلیمنٹری افیئرز. بہت اچھا سوال ہے عرفان صاحب کا. IHRA کا مینڈیٹ ہے، ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اور جو ہمارے ہیلتھ آفیشلز ہیں وہ جاتے ہیں، لیکن یہ ایک بڑا ایشو ہے کہ پرائیویٹ جو ہسپتال ہیں یا جو میڈیکل سینٹرز ہیں وہاں کی پرائسنگ میکینزم آپریشن میں خاص کر، کیونکہ جب آپ آپریشن تھیٹر میں اندر چلے جاتے ہیں تو پھر تو لوائقین اپنے پیشنٹ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو وہاں پہ ایشوز بہرحال موجود ہیں کہ ایک ان کی پرائسنگ میکینزم میں جو ہے ایک یونیفارمٹی ہونی چاہیے. اس پر چیکس بھی ہوتے ہیں، لوگ جاتے بھی ہیں، لیکن یہ بہرحال ایک بڑا ایشو ہے. یہ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی اور اس میں زیادہ تندہی سے کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کچھ پرائیویٹ ہسپتال ایسے ضرور ہیں جو لوگوں کی بیماری کا، ان کی کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. سر میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. سینیٹر نصرت صادق صاحبہ کے کوسچنز ڈیفر کرتے ہیں، انہوں نے ریکویسٹ کیے وہ آج نہیں آ سکتے ہیں. سینیٹر سیمی ازدی صاحبہ، کوسچن نمبر پیج 7. if you can give me a little time, میں نے یہ دیکھا نہیں تھا جی. کیا کرتی ہیں، پڑھ کے نہیں آتی ہیں. اس کو نہیں، سینیٹر نصرت صادق کے کوسچنز ڈیفر کر دیں. جی جی ٹھیک ہے، تھوڑی دیر بعد. سینیٹر پروفیسر ڈاکٹر مہر تاج روغانی. جی آنریبل سینیٹر. تھینک یو ویری مچ مسٹر چیئرمین. میرے ان کے کوشچن پہ سپلیمنٹری تھا، CMSD صاحب کے کوشچن. وہ تو بعد میں آئے گا، ابھی آپ اپنا سوال کریں. میرا سوال تو بعد میں آئے گا نا. نہیں ابھی اپنا کر لیں. جی آ گیا ہے. او مائی گاڈ. پیج نمبر 11 سینیٹر صاحبہ. 11 اوکے. تھینک یو. سم گو رکھا پروانس تو ٹائم لگ. اوکے تھینک یو. یا تو مائی کوشچن نمبر از 50. Question number is 50, Mr. Chairman. Answer taken as read. Supplementary اشتا نشتا. جی پہلا وہ سوری گئے کہ نہیں ہے جی وہ مہر تاج روغانی کو سمجھ پھر پشتو زیادہ اچھی آتی ہے. تھینک یو. یہ پہلا پورشن تو آئی اگری، میں سیٹسفائیڈ ہوں اس کوشچن کے پہلے اس سے. جو سیکنڈ پورشن ہے اس کا، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ لائک جو فیک وہ بناتے تھے ویکسینیشن کارڈ، ان کو یہ سزائیں دے رہے ہیں، دیں گے، تھنگز لائک دیٹ جو میں نے ابھی پڑھا ہے. تو آئی ووڈ جسٹ لائک ٹو نو کہ ہاؤ مینی پیپل آر بینگ پنشڈ ٹل ناؤ جنہوں نے فیک بنائے، بیکاز اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. جی آنریبل منسٹر آف اسٹیٹ فار پارلیمنٹری افیئرز. سر اس پہ کوئی ریکارڈ ہمارے پاس فی الحال نہیں ہے کہ فیک کتنے بنے، لیکن لوگوں نے کوشش ضرور کی ہیں. NCOC نے میک شور کیا ہے کہ فیک سرٹیفکیشن جو ہے وہ کم سے کم ہو، لیکن بہرحال ہمارے سسٹم میں پلفریجز ہونے کے امکان نیچے لیول پہ رہتے ہیں. کچھ نہ کچھ ایسی ایشوز ضرور ہوئے ہوں گے، لیکن ابھی ہمارے پاس اس کا کلیکٹیو ڈیٹا نہیں ہے. لیکن اس کو ہم لے لیتے ہیں اس سوال کو، اور کسی اگلے سیشن میں آپ کو وہ ڈیٹا بھی دے دیں گے کہ کن لوگوں کے خلاف اس میں کارروائی کی گئی ہے. لیکن بہت بڑی تعداد میں نہیں ہے اس طرح کی ایشوز، کیونکہ NCOC کا سسٹم بڑا فول پروف اللہ کے کرم سے بہترین چل رہا ہے. لیکن کچھ ایشوز جو ہیں وہ نوٹس ہوئے ہیں جن کی طرف ڈاکٹر صاحبہ نے اشارہ کیا ہے. ویل گیو ہر دا کمپلیٹ فگرز آفٹر سم ٹائم. جی ٹھیک ہے. جی سر. جی ڈاکٹر صاحب. جی تھینک یو ویری مچ. پہلے تو میں علی صاحب کو، علی محمد صاحب کو بہت شکریہ ادا کرتے ہوں. انہوں نے ہومیوپیتھی ایلوپیتھی کا آیوڈک بل جو پاس کرایا ہے، آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو ہم. ہی ہیز ڈن اے ونڈرفل جاب اینڈ از فار دا پیپل آف پاکستان. سارے آپ سے ڈرتے ہیں، آپ سب کے استاد رہے وہاں پہ. coming back to this, تو I would request علی محمد کہ یہ پلیز یہ ذرا جمع کریں اور ہمیں بتائیں. ٹھیک ہے جی. بیکاز یہ لوگ علی محمد خان زر
جی سیمیز جی آر یو ریڈی؟ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پہلے سوال نمبر تو بتاؤ. سوری جی، کوشچن نمبر 47. آنسر ٹیکن ایز ریڈ سپلیمنٹری ہے. یہ سپلیمنٹری یہ ہے کہ جی یہ جو کہ انڈر دی 18th امینڈمنٹ یہ ہیلتھ کیئر جو ساری جو پروویژنس تھیں دیٹ ہیز گون ٹو دی پروونسز. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہاں پہ جو رہ گئی ہیں وہ ذرا پلیز بتا دیں. جی آنریبل منسٹر آف اسٹیٹ فار پارلیمنٹری افیئرس پلیز. سر صوبوں کے پاس چلی گئی ہیں لیکن نیشنل ایکشن پلان بھی ہمارے نیچے ہے اور ہم ان کی کوارڈینیشن بھی کرتے ہیں. ظاہر ہے آئی سی ٹی وغیرہ کو ہم دیکھتے ہیں لیکن ہماری چاروں صوبوں سے اے جے کے جی بی سب سے جو ہے ہمارا اس میں رابطہ رہتا ہے. صوبے لیول پہ یا ریاستی لیول پہ اے جے کے میں وہ لوگ دیکھتے ہیں لیکن ہماری جو مرکزی وزارت ہے وہ ان سے رابطے میں ضرور رہتی ہے. اور یہ ہم نے آپ کو کافی ایک ڈیٹیل جو ہے شیٹ دی ہے جس میں بتایا ہے جو ہماری مرکزی حکومت کر رہی ہے نیشنل ایکشن پلان آن پاپولیشن ریڈکشن کے لیے کہ ہماری جو آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کے لیے کیا کیا اقدامات لیے جانے چاہیے. پورا ہمارے پاس آپ کو ہم نے پورا اپنی ایکٹیویٹیز کا پورا ریزلٹ کارڈ دیا ہے پچھلے کئی سالوں کا. جی یہ آپ کے پاس موجود ہے. پروفیسر ڈاکٹر مہر تاج روغانی صاحبہ. جی تھینک یو ویری مچ. ویری ویری امپورٹنٹ کوشچن اباؤٹ سیمی بی بی کا جو ہے. میں یہ علی محمد صاحب تو خود بھی بہت ماشاءاللہ انہوں نے قرآن شریف اور یہ ان کے ترجمے آتے ہیں. میرا کوشچن ان سے یہ ہے کہ میں خود بھی ڈبل مائنڈڈ کبھی کبھی ہو جاتی ہوں. کیوں ہو جاتی ہوں کہ خدا قرآن شریف میں کہتے ہیں کہ رازق میں ہوں. تو اگر رازق خدا ہے تو فیملی پلاننگ کا کیا پوزیشن ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 جب تک ہم نے یہ اس کا جواب میں نے مولانا صاحب لکھا تھا کہ عالم الدین ہمارے لیے علی محمد صاحب ہے. اچھا نمبر 2 جو ہے اس کا جی یا اوکے تو ایک تو اس کا جواب دیں گے. نمبر 2 میں کہتا ہوں کہ میں فیملی پلاننگ کے ساتھ نیئرلی 30-40 ایئر سے کام کرتی رہی ہوں اور ڈینٹ بھی نہیں پڑا ڈینٹ بلکہ رادر اٹس آن دا انکریز. تو میرا فور گڈنس ایک کوشچن ہے منت ہے زاری ہے کہ پلیز اس میں مولانا صاحبان کو انوالو کریں کہ بہت لوگوں کے مائنڈ میں جیسے میرے خود مائنڈ میں ہے یہ کلیئر کرانا چاہیے. ویری گڈ سجیشن وچ ہیز بین نوٹڈ بائی دا منسٹر آئی ایم شیور. تھینک یو جی. جی علی محمد خان صاحب جواب دیں جی. بہت شکریہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. سیک نالج فرام کریڈل ٹو دا گریو. شریعت کا علم مدینہ میں تھا, چین میں جو ہے دنیاوی علم تھا. تو میسج کیا ہے اس امت کو علم کا, ایجوکیشن کا؟ جو پہلی وہی غار حرا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ خاتم النبیین کے اتری وہ کیا تھی؟ وہ اقرا تھی کہ پڑھ. تو جو حکمت ہے وہ مومن کی گمشدہ میراث ہے, حدیث شریف کا مفہوم ہے. تو اس پہ علماء کرام کو ضرور بیٹھنا چاہیے. رازق بے شک اللہ تعالیٰ ہے, اس میں کیا شک ہے, لیکن موجودہ وقت کے تناظر میں علماء کرام اس پہ اجتہاد کر سکتے ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے, ہم تو عالم نہیں ہیں, اس لیے آئینی طور پہ ایک ادارہ ہم نے بنایا ہے ریاست نے, وہ اس پہ اپنی رائے دیں. لیکن اسلام زندہ مذہب ہے, اسلام ہر دور کا مذہب ہے, اسلام ایک پروگریسو مذہب ہے. جو لوگ اپنے آپ کو پروگریسو کہتے ہیں, سب سے پروگریسو دین دنیا میں اگر ہے وہ اسلام ہے. تو موجودہ حالات کے تناظر میں علماء کرام اس پہ بہتر رائے دے سکتے ہیں. سر شکریہ. آنریبل سینیٹر ڈاکٹر زرکا صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سپلیمنٹری. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. بات یہ ہے جی کہ اللہ تعالیٰ رازق تو ہے لیکن بنگلہ دیش, ایران سب ادھر بات کریں زرکا صاحبہ, چھوڑیں کولیگز کے ساتھ بعد میں کریں. ہاں بالکل ٹھیک ہے جی. بات یہ ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. 2015 میں ہمارے سارے علماء اکٹھے ہوئے, انہوں نے اس کے اوپر اپنا ایک میمورینڈم دیا, ایک ریزولوشن بنا, لیکن اس کے اوپر ہمارا امپٹس اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم من حیث القوم اس پہ امپٹس نہیں لے کے آ رہے. سر میرا سپلیمنٹری سوال یہ ہے کہ میں بہت دفعہ پوچھ چکی ہوں منسٹری آف پاپولیشن ویلفیئر اور منسٹری آف ہیلتھ سے کہ پاپولیشن ویلفیئر کا بجٹ کیا ہے اور اس میں سے کتنا سیلریز پہ جاتا ہے اور کتنا باقی بچ جاتا ہے کوئی
कंस्ट्रक्टिव काम के लिए, इसका जवाब मुझे कई बार रिटर्न में पूछने के बावजूद नहीं मिला। तो मेरी आपसे इस्तदा है कि आपके प्लेटफॉर्म से इसका हमें जवाब दिया जाए कि मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर का बजट कितना है। वैसे ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है, फेडरेशन में इसका कोई काम नहीं, फिर भी अली महमूद खान साहब ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जी जी यहाँ पर भी तो है जी, थैंक यू। इधर तो एक डीएचओ बैठता है जी। सर इसको मैं देखता रहा हूँ रात, मैं तो इसकी वजह से रात सो ही नहीं सका, तो लेकिन ये वाला इसका पोर्शन मेरी नज़र से नहीं गुजरा, हमारे आंसर्स में ये नहीं है, लेकिन ये बड़ा रेलेवेंट सवाल है। सूबों का भी हम आपको मंगा के दे सकते हैं, पब्लिक डोमेन है जी। मैं एक चीज़ आपको वैसे बता दूं जी, यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं, पीपल्स पार्टी नून से भी आए होंगे, और डॉक्टर साहब तो जाहिर है, बाबर अवान साहब तो मौजूद हैं, वो खुद तावान साहब भी हैं, वो खुद भी अथॉरिटी हैं लॉ पे। देखें जी, 18वीं तरमीम का ये मकसद नहीं था कि पार्लियामान जो है ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी जो है वो हाथ खड़े करके बस हम इधर आराम से बैठ जाएं। अवाम का सबसे मुक़्तदर ऐवान ये है, हाउस ऑफ फेडरेशन है। अगर हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में कोई चीज़ नहीं भी है, डेलीगेट किया है, नीचे हमने 18वीं तरमीम में दिया है, लेकिन इस ऐवान को पूरा पूरा हक है कि वो इन चीज़ों के बारे में तदारुक करे, उसके बारे में सोचे, प्लानिंग करे, और अरक रेजी से उसके लिए जो है सोच पैदा की जा सके। तो यहां जो आप सवाल करेंगे उसका जवाब हमारे पास मरकज में होगा, देंगे। सूबे इस मुल्क की बुनियादी इकाइयां हैं, फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, लेकिन दिस इज द हाउस ऑफ फेडरेशन, दिस इज सेनेट ऑफ पाकिस्तान, कोई चीज यहां से मख्फी नहीं रखी जा सकती। शुक्रिया, थैंक यू। ऑनरेबल प्रोफेसर साजिद मीर साहब तशरीफ नहीं लाए हैं जी। जनाब मोहतरम सेनेटर मुश्ताक साहब तशरीफ नहीं आए हुए हैं सर, सॉरी। Mr. Chairman, question number 60. On 60? No, sorry. 52. Question number 52. Answer taken as read. Supplementary, sir. Mr. Chairman, मैंने सवाल आज नहीं है supplementary, sir? Mr. Chairman, मैंने सवाल पूछा था कि सैफुल्लाह पराचा जो एक पाकिस्तानी है और 17-18 साल ग्वांटानामो बे में रहा और वहां से फिर अब बेगुनाह साबित होके रिहा हो रहा है, उसके साथ उसका बेटा भी जो है वो अमेरिका में पढ़ता था, उनको भी गिरफ्तार किया गया था, उनको पहले रिहा किया गया, अब सैफुल्लाह पराचा को भी 17-18 साल बाद रिहा किया गया। मैंने ये पूछा है कि वो पाकिस्तान लाने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम उठा रही है, तो हुकूमत ने ये कहा है कि इस ज़िमन में हम अमेरिका के साथ राबते में हैं और रस्मी ज़रूरी कार्रवाई जो है सैफुल्लाह पराचा की पाकिस्तान हवालगी के साथ हो रहा है। मैं मोहतरम वज़ीर साहब से पूछना चाहता हूँ कि 17-18 साल एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने बेगुनाह ग्वांटानामो बे में गुजारे, क्या यह पाकिस्तानियत इतनी सस्ती है? क्या हमारी इज्जत, हमारी वक़ार इतना सस्ता है सर? क्या इस जुल्म का कोई जवाब है? क्या उन जिन लोगों ने उनको हवाले किया था, जिन लोगों ने उनके ऊपर खामोशी इख्तियार की थी, उनके साथ कोई मुहासबा होगा? अब ये जाहिर जाफर जो नूर मुकद्दम केस में इस्लामाबाद में हैं, अमेरिकन एम्बेसी ने उनको पैकेज भेजा है इसलिए कि वो अमेरिकन शहरी है, वो अपने कातिलों को, अपने रेपिस्ट को भी। सर मेरे ख्याल में सर तकरीर करेंगे फिर इधर से भी तकरीर शुरू हो जाएगी। मेरी हम्बल सबमिशन है आप सब साथियों से। मैं ये पूछ रहा हूं कि उनके 17-18 साल बेगुनाह ग्वांटानामो बे में कैद के जिम्मेदार कौन हैं? क्या उन जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा? क्या परवेज मुशर्रफ जिन्होंने हजारों पाकिस्तानियों को फिरोख कर दिया अमेरिका के क्या उनके साथ कोई वो होगा? और क्या आफिया सिद्दीकी जो अभी भी बेगुनाह है, अमेरिकी कैद में है, क्या उनको पाकिस्तान लाने की हुकूमती मंसूबा है? जी सर। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स सर। जितना टाइम ऑनरेबल मुश्ताक साहब को दिया उसका आधा मुझे देंगे? बस सर आप मेहरबानी करें, क्वेश्चन जी। देखिए, सवाल करके फिर आप सियासत करते हैं तो फिर जवाब आपको जवाबा गजल तो आएगी। देखें सर, रिक्वेस्ट है, देखें बहुत बड़ा जुल्म हुआ कि पाकिस्तानियों को दिया गया वहां, और ये मेरे लीडर इमरान खान में दम था कि उस दिन खड़ा हुआ, और ये उसमें दम था कि ड्रोन अटैक्स के खिलाफ खड़ा हुआ, और ये उसमें दम था कि अमेरिका के खिलाफ उसने वो बातें की जो अब 25 साल बाद खरबों डॉलर लगा के अमेरिका ने वो सबक सीखा है, नवश्ता दीवार पढ़ ली है। लेकिन मैं इनसे जरूर मुश्ताक साहब से पूछना चाहूंगा, जिन लोगों के दर्द में आज ये जुमे के दिन हम सबको लेक्चर दे रहे हैं, उन लोगों को जब ग्वांटानामो बे में भेजा जा रहा था, जब पाकिस्तानियों को उठा के भेजा जा रहा था, मुशर्रफ साहब का जमाना था, LFO में उनको 17वीं तरमीम में हमने नहीं, आप लोगों ने सपोर्ट किया था, वर्दी में MMA ने। मुश्ताक साहब प्लीज तशरीफ रखें। मुश्ताक भाई तशरीफ, सेनेटर मुश्ताक साहब प्लीज।
मेहरबानी अली मोहम्मद खान साहब बस प्लीज हो गई तुरंगी छोड़ या क्वेश्चन की जवाब दें सर क्वेश्चन का जवाब दें सर प्लीज थैंक यू सर That was necessary for the record to be put straight. थैंक यू सर क्वेश्चन का जवाब दें सपोर्ट किया जमात इस्लामी और मौलाना फजल रहमान सर थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर और उसने लोगों को बाहर भेजा सर सवाल का जवाब दें सवाल कर रहे हैं मेरी हम्बल सबमिशन है सर थैंक यू सर सवाल का जवाब दें सर जी सर तशरीफ रखिए अभी ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन चल रहे हैं सर जी इनको कुलभूषण की भी बड़ी याद सता रही है इनके साथ मुस्लिम लीग नून के दोस्त बैठे उनको उनसे पूछें सर प्लीज सवाल का जवाब मेरी हम्बल सबमिशन जुरिस्डिक्शन क्यों एक्सेप्ट की सर प्लीज मुस्लिम लीग नून ने मिनिस्टर साहब प्लीज जब उन्होंने एक्सेप्ट की तो हम तो रियासत चला रहे हैं सप्लीमेंट्री सवाल का जवाब दें सर हमने तो उन कमिटमेंट्स को पूरा करना था और आपकी पार्लियामान सर सप्लीमेंट्री का जवाब दें प्लीज अली मोहम्मद खान साहब प्लीज जो कुलभूषण जज्बात में ना आप तो बड़े ठंडे आदमी नवाज हैं शरीफ साहब ने एक बार मुझे बताया प्लीज जवाब दें सवाल का सर फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाऊं हिंदुस्तान में जाके आपने कश्मीरी लीडरशिप से माइक बंद करो जी अली मोहम्मद खान जवाब दें प्लीज प्लीज जी बस ठीक है जवाब दे रहे हैं अब बता दिया बैठ जाएं जी अब जवाब दें प्लीज ये इन्होंने कुलभूषण जी तशरीफ रखें अब जवाब दे रहे हैं बड़ा जरूरी था कि कुलभूषण जी जवाब दें तशरीफ रखें कि मुस्लिम लीग नून ने जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रिव्यू का इख्तियार दिया है अपील का भी नहीं दिया और आप मुझे बताएं मुस्लिम लीग अली मोहम्मद खान साहब प्लीज काइंडली इसका जवाब के सवाल का ताल्लुक है वो जवाब हमने इनको दे दिया है इनको सियासत का शौक इसलिए जवाब दिया और राब्ता हो रहा है ग्वांटानामो बे से और भी लोग छूट रहे हैं इंशाल्लाह पराचा साहब बहुत जल्द पाकिस्तान सेनेटर साहिबान तशरीफ रखें प्लीज प्लीज आप भी तशरीफ रखें डॉक्टर साहब मौलाना फैज मोहम्मद साहब 2 मिनट तशरीफ सप्लीमेंट्री सवाल है जी बताएं अपना सप्लीमेंट्री फिर से जरा करें थैंक यू सर थैंक यू हाउस का माहौल खराब ना करें प्लीज तशरीफ रखें जी मुश्ताक साहब प्लीज आप सवाल करें मुश्ताक साहब का माइक खोलें प्लीज जी मिस्टर चेयरमैन मैंने यह सवाल पूछा था सप्लीमेंट्री सवाल करने दें प्लीज मिस्टर चेयरमैन मैंने यह सवाल पूछा तशरीफ रखें मिस्टर चेयरमैन मैंने यह सवाल डॉक्टर अजरका साहब फौजिया साहब अपनी सीट पे चले जाएं प्लीज मिस्टर थैंक यू मैंने तो एक सादा से सवाल पूछा था अली मोहम्मद खान फ्लेयर अप हो गए जी सवाल का जवाब देने दें प्लीज तशरीफ रखें वज़रा को बड़े तहम्मुल से वसत तशरीफ रखें मौलाना साहब तशरीफ रखें आप भी तशरीफ रखें आप वजीर हैं अब आप सवाल का करें मैंने यह सवाल पूछा था कि एक पाकिस्तानी उनका बेटा सैफुल्लाह पराचा और वो 17-18 साल बेगुनाह ग्वांटानामो बे में रहा वो अभी तक वो रिहा वहां पे क्यों नहीं किया पाकिस्तान क्यों नहीं लाया गया और जिन लोगों ने बेगुनाह उनको और उन जैसे हजारों को ग्वांटानामो बे के लिए अमेरिका के हवाले किया था उनके साथ इस मौजूदा हुकूमत ने क्या मुहासिबा किया और आप सिद्दीकी को पाकिस्तान कब ला रहे हैं जी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्लीज जी अब सुन लें प्लीज तशरीफ रखें मेरी गुजारिश है डॉक्टर साहब जी सर कहता हूं वही बात समझता हूं जिसे हक मैं जहर हलाहल को कभी कह न सका कंद अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी नाखुश सर प्लीज सिर्फ याददाश्त ताजा कराई है कि जिस सर आप इसी पे आ जाएं कि जो पराचा साहब के बारे में क्या किया है आप लोगों के ताउन से वो उनको भेजा गया था जवाब हमने दे दिया है पराचा साहब के मामले में उनसे राब्ता है ग्वांटानामो सवाल का जवाब सुने अफनान प्लीज बहुत जल्द इंशाल्लाह फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के ताउन से पराचा साहब मुल्क में वापस होंगे लेकिन फिर भी वो याददाश्त ताजा कर दूं फैसल सलीम साहब डॉक्टर अफनान दोनों तशरीफ रखे जिसने लोगों को बाहर भेजा था तशरीफ रखे जनाब सैयद ताज हैदर साहब सप्लीमेंट्री तशरीफ रखें ताज हैदर साहब सप्लीमेंट्री करें तशरीफ रखें अबड़ो साहब वे हो सही सर आप तशरीफ रखें अब आपका काम नहीं है मिनिस्टर खड़ा है ना जवाब दे रहे फैसल साहब सप्लीमेंट्री सवाल के लिए खड़े क्या कर रहे हैं तशरीफ रखें जी साईं एक अमेरिकी अदालत ने उन्हें बेगुनाह कहा है कि वो बेगुनाह हैं जनाब बैरामन तंगी साहब प्लीज नो क्रॉस टॉक छोड़ें ताज हैदर साहब खड़े हैं सीनियर पारे में जी बताएं जनाब अली मेरा सवाल ये है कि एक अमेरिकी अदालत ने उन्हें बेगुनाह करार दिया है अमेरिकी कानून के तहत अगर अदालत बेगुनाह करार दे तो जितने दिन इंसान गिरफ्तार रहा है
नाजायज़ तौर पे उसको कंपेंसेशन दिया जाता है। जी सर। क्या वजारत खारजा कोई कंपेंसेशन डिमांड कर रही है या वो भी पाकिस्तान के कानून की तरह अमरीकी कानून को समझ रही है? जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इससे स्टेट आपकी फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन बेहतर हो जाएगी। जी। बड़ा अच्छा ताज हैदर साहब ने सवाल किया है और मैं समझता हूं कि कंपनसेशन वाला इशू भी उधर उठाया जाएगा। उनसे राब्ता है, फॉरेन अफेयर्स का उनसे राब्ता है, और गुंटानामो बे से जिस तरह मैंने अर्ज किया बहुत से और भी कैदी छूट रहे हैं, इंशाल्लाह ये भी वापस आ जाएंगे मुल्क में। कंपनसेशन का इशू जो है इंशाल्लाह उठा लिया जाएगा। थैंक यू जी। सेनेटर अफनानुल्लाह सप्लीमेंट्री सर। सप्लीमेंट्री आपका नहीं बनता ना जनाब, इसके क्या कर रहे हैं जी? शुक्रिया जनाब चेयरमैन। तंग ना करें फैसल जावेद, बैठे अपनी जगह पे। थैंक यू जी। ऑनरेबल मेंबर साहब नंबर पे बात किया करें जी। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मेरा जो है थोड़ी सी मैं बात करूंगा, फिर मेरा एक सवाल है। मैं सिर्फ ये ऑनरेबल मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं जी, वो हमें ये बता दें कि वो कौन से वज़रा थे जो परवेज मुशर्रफ के साथ थे और आज आपके साथ भी हैं, और आप वो भी बता दें, इससे रिलेट नहीं करता। थैंक यू जी, थैंक यू। इससे रिलेट नहीं करता। थैंक यू जी। माउस का माहौल पहले बहुत खराब कर रहे हैं। थैंक यू। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। सर परवेज मुशर्रफ का सेनेटर फौजिया अरशद साहब तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। थैंक यू सर, तशरीफ रखें प्लीज। अच्छा तशरीफ रखें, क्वेश्चन रिलेट नहीं कर रहा जी, तशरीफ रखें। के नजीब असोशो सेनेटर फौजिया अरशद साहबा प्लीज। बस ठीक है जी, तशरीफ रखें डॉक्टर साहब जी। सेनेटर फौजिया अरशद साहबा जी, बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। मोहसिन अजीज साहब, फौजिया अरशद साहबा का सवाल सुने प्लीज। मेरी अंबल सबमिशन है आपसे सर, जज्बाती ना हो, ताजा ताजा स्टंड लो, सुकून से रहें जी। मेरा हम दुआ गो अल्लाह ताला आपको सेहत दे, फिर जरूर इस हाउस में आप उसी तरह घर चेंबर से। फिलहाल एहतियात करें जी। मेरा सवाल था हेल्थ मिनिस्ट्री से रिगार्डिंग कितने डिस्पेंसरीज और कितने BHUs हमारे इस्लामाबाद में हैं, क्योंकि हमारा इस्लामाबाद जो है वो 50 यूनियन काउंसिल्स पे मुश्तमिल है और इसमें 32 जो हैं वो रूरल एरियाज़ में हैं और 18 सेक्टोरियल एरिया में हैं। तो यहाँ जो सवाल का जवाब मुझे मिला है उसमें जो नेम ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ उसका जो नंबर है वो रूरल में 3 हैं, और मैं बस इस पे यही दरख्वास्त करती हूँ, क्योंकि खान साहब बहुत ज़्यादा उनका विजन है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ। सप्लीमेंट्री अब क्या है? हाँ जी, वो सप्लीमेंट्री ये है कि जो अभी जो नंबर दिए गए हैं, मेरी ये ख्वाहिश है कि इस नंबर को मजीद बढ़ाया जाए। गुड सजेशन जी। और दूसरी मेरे ये है जिसमें ये एक है, इसमें लिखा हुआ है पेज 15 पे पहली लाइन है, डिस्पेंसरीज फंक्शनिंग विदाउट क्रिएशंस सैंक्शंस ऑफ द पोस्ट एंड बजट। इसमें मैं काइंडली मालूम करना चाहूँगी कि ये क्यों और कब से है, और एक और मेरी ख्वाहिश होगी कि काइंडली इसको रेगुलर हो जाएं ये लोग, ताकि कोई एक भी वजह ना हो जिसमें कोई खामी हो और कोई कोताही हो, और लोगों को जो एक सेहत, एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो मिले। बस मेरी यही है, इनसे कंसर्न है और मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू जी। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्लीज सजेशंस नोट कर लिए होंगे आपने, मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड कर दें जी। सप्लीमेंट्री फैसल जावेद प्लीज जी। क्या सप्लीमेंट्री इसी क्वेश्चन पे जी, डिबेट न करने, इसी क्वेश्चन पे। इसी से जुड़ता क्वेश्चन है अभी जुड़ता। मिनिस्टर साहब जब बात कर रहे थे, जवाब दे रहे थे इसी सवाल का, तो इन्होंने याद दहानी के लिए एक बात की थी। मेरा इनसे सवाल ये है कि वो तारीख क्या थी और किस तरह ये हेल्थ का सवाल आ गया, आप अभी तक पीछे रह गए हैं। थैंक यू सर। मिनिस्टर साहब की बात से ही बात कर रहा हूं सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा चुके हैं, प्लीज कंसंट्रेट करें, जो चल रहा होता है बिजनेस उस पे फोकस करें फैसल जावेद साहब। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन सेनेटर फौजिया अरशद, पेज 19 जी मैडम। आपसे यही दोबारा यही गुजारिश है कि चूँकि हमारी जो आबादी है इस्लामाबाद की वो बढ़ती जा रही है और उसमें बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन हो रही हैं, मुख्तलिफ़ सूबों से लोग आते हैं, और स्कूल्स जो हैं वो 424 हैं और हमारी आबादी हो गई है 25 लाख के करीब।
تو یہاں پہ یہی گزارش ہوگی کہ ان اسکولوں کو جو کہ پبلک اسکولز ہیں ان کا بھی نمبر بڑھایا جائے. آنریبل منسٹر آف اسٹیٹ فار پارلیمنٹری افیئرز. میڈم صاحبہ اسلام آباد سے ہیں اور اٹس گڈ ٹو سی parliamentarians from Islamabad raising the issues of the residents of Islamabad regarding education and health. I just want to bring it into her kind notice that alhamdulillah we have around 424 educational institutes in Islamabad which have boys and girls, primary school, co-ed schools and colleges, boys and girls, secondary and higher secondary schools. The good thing for her and for the whole house is that the government of the day is bringing 7 new educational institutes, inshallah, and I have the complete list of that, which is a big landmark step of this government of Mr. Imran Khan Saab, because he is always focused on education. Even when he was not in government, he had the opportunity and he took the initiative to bring in Naval College in Mianwali. Here we have around 7 institutes, some for boys, some for girls, which would be a gift from the government of Mr. Imran Khan to the people of Islamabad. Number 1 is Islamabad Model College for Boys, G13-2. Number 2 is Islamabad Model College for Boys, G15. Number 3 is Islamabad Model College for Boys, Pakistan Town, Islamabad. Number 4 is Islamabad Medical College for Boys, Margalla Town, Islamabad. Islamabad Model College for Girls, G13-1, Islamabad. Islamabad Model College for Girls, G14-1, Islamabad. And Islamabad Model School, I4, Ghoda Shahan, FA, Islamabad. MashaAllah. Imran Khan Saab is also focusing on education and bringing these landmark steps for the first time in the past 20-30 odd years in Islamabad. These 7 new institutes to inshallah bring a new change and a landmark in the education field for the people and all those who have migrated to Islamabad from different areas. So inshallah your concerns will be addressed. Ji, Senator Irfan Siddiqui Saab, supplementary sir. शुक्रिया जनाब चेयरमैन. अली मोहम्मद खान साहब ने बड़ी तफसील बताई है और मुझे उनसे बड़ी हमदर्दी भी होती है कि वो सारी वजारतों का बोझ अपने तवाना कंधों पे उठाए हुए हैं. नातवा तो मैं नहीं कहता, क्योंकि तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जी एक तो उन्होंने आने वाले मंसूबे तो गिनवा दिए हैं, एक तो वो ये बता दें कि गुज़श्ता 3 सालों में कितने नए इदारे खुले हैं इस्लामाबाद में, और दूसरी इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एदाद व शुमार ख़ुद हुकूमत के ये बताते हैं कि 30,000 से ज़ायद बच्चे जो स्कूल गोइंग एज के हैं वो स्कूलों से बाहर हैं. उनके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्लीज. बहुत शुक्रिया. उस्ताद मोहतरम ने सवालात किए हैं. आपके भी उस्ताद हैं, हम तो समझ रहे थे सिर्फ वसीम शहजाद वसीम साहब के. सॉरी, नहीं सर कुछ नहीं जी सर, वो तो और तरह के. जी सर, अपग्रेडेशन की मद में जो है 230 नए क्लासरूम्स हमने जो है वो किए हैं इन इंस्टीट्यूट्स में. इंस्टीट्यूट्स का भी बताता हूं जी, और 31 इंस्टीट्यूशंस में ये काम हो रहा है. डिटेल हमने आपको बड़ी तफसील से वैसे दी है, लेकिन मैं दोबारा इनको बता देता हूं. जो असल जो काम है कि इतने ज़्यादा तादाद में, और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये कोई PC1 वगैरह नहीं बनी हुई जनाब चेयरमैन साहब, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है. इस हुकूमत के दौर में ये 7 नए कॉलेजेस इस्लामाबाद में बन रहे हैं, जिसमें डिटेल मैंने आपको बताई है. G13 में, G15 में पाकिस्तान टाउन इस्लामाबाद और मगला टाउन में लड़कों के कॉलेजेस हैं, और बच्चियों के G13 G14 1, और एक और जो है मॉडल स्कूल है घोड़ा शाह में. और इसके साथ साथ जो है काफी लंबी डिटेल है जी. 424 स्कूल हैं, उसमें बहुत सी नई क्लासरूम्स, कुछ की अपग्रेडेशंस, कुछ की प्राइमरी टू मिडिल, मिडिल टू हाई, हाई टू हायर सेकेंडरी. तो वो डिटेल अगर वो भी चाहते हैं उस्ताद जी तो वो भी उनको प्रोवाइड कर देंगे. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो एक स्टेप लिया गया है कि 7 नए कॉलेजेस, और आप मुझे कोई बताना पसंद करेगा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कुल 2 कॉलेज यहां पे बने. सप्लीमेंट्री बाय हिदायतुल्लाह सर. सर इधर उधर न जाएं प्लीज, फोकस रहें क्वेश्चंस पे सर. जी शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब. सप्लीमेंट्री सर. बिल्कुल सर. जिस तरह सेनेटर साहिबा ने बताया कि इस्लामाबाद की टोटल आबादी कोई 25 लाख के करीब है, क्या मिनिस्टर साहब बताना चाहेंगे कि यहाँ पे स्टूडेंट टीचर रेशो कितना है इस्लामाबाद में, और स्टूडेंट क्लासरूम रेशो क्या है इस्लामाबाद में? जी अली मोहम्मद खान साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्लीज. सो दैट वुड रिक्वायर अ फ्रेश क्वेश्चन जी, ताकि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हम इनको दें. हिदायत खान फ्रेश क्वेश्चन दे दें प्लीज. सेनेटर फौजिया अरशद साहिबा. टुडे इज फौजियाज डे. जी शुक्रिया चेयरमैन साहब.
यहाँ पे फिर से हम क्वेश्चन बताएं पहले नंबर. क्वेश्चन नंबर 57 आंसर टेकन एज रेड. सप्लीमेंट्री है मैडम. जी, इसमें यह है कि मैंने मालूम करना था कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो इस्लामाबाद में उनका बहुत बड़ा एक नंबर शुमार है, और स्पेशली जितने भी स्कैवेंजर्स हैं वो कूड़ा वगैरह जो उठाते हैं बच्चे, उनको हम इकट्ठा कर के स्कूलों में डालते हैं. और ये खुशाइन बात है कि हमारे हुकूमत ने पीरा के तहत भी इनरोल किए हैं ऐसे बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में, और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें भी कमरे दिए गए. इवनिंग शिफ्ट्स में बच्चे जा रहे हैं. हमारे विजन है हमारी गवर्नमेंट का, वो ये है कि हर बच्चा तालीम याफ्ता हो फॉर द फ्यूचर, हमारी नस्लों के लिए. इसमें सिर्फ मैं यही करना चाहूँगी बात मिनिस्टर साहब से कि ये काम हो रहा है मगर खामोशी से हो रहा है. इसको प्लीज़ आप हाईलाइट करें, कोई कैंपेन करें कि जो बच्चे जिनकी गरीब बच्चे जो हैं पढ़ना चाहते हैं, उनकी माएँ पढ़ाना चाहती हैं, उन्हें नहीं इल्म के वो कहाँ किधर जाएं. गुड सजेशन जी. थैंक यू मैडम. ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स. जी शुक्रिया. पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे मिनिस्ट्री के लोगों ने यहाँ बैठे हुए. नॉन फॉर्मल कम्युनिटी स्कूल्स भी चला रहे हैं. ये जो बच्चा हमारा रोडों पे है, ये वाकई बहुत बड़ा अलमिया है कि चौकों पे ये बच्चे जो हैं वो खड़े होते हैं, और वहाँ पे जब पढ़ने का टाइम होता है वहाँ पे वो भीख मांग रहे होते हैं. इन पे कंटिन्यूसली चेक होता है, उनको उठा के ले जाया जाता है कम्युनिटी स्कूल्स में या इस तरह की फैसिलिटीज़ में डालना जाता है. लेकिन वहाँ ये पूरा एक नेटवर्क है और उस पर इंटीरियर मिनिस्ट्री भी काम करती है. लेकिन बहरहाल हम अपने लेवल पे जो हमारी मिनिस्ट्री है एजुकेशन, हम कोशिश करें कि न सिर्फ जो रेगुलर स्कूल हैं बल्कि कम्युनिटी स्कूल्स में भी इन बच्चों को हम उनमें दाखिल करें. लेकिन इसमें ऐसा भी सेटअप बनाने की जो है वो ज़रूर है कि इनके जो वालिदैन हैं उनको कायल किया जाए, और उसमें कम्युनिटी की हेल्प भी हुकूमत को चाहिए होती है कि हम सब उनको कन्विंस करें, क्योंकि उनके घरों का वो बच्चों के जरिए अपना जो है वो खर्चा वगैरह चलाते हैं, उनको फिर पैसे देने पड़ते हैं. तो ये कंटिन्यूसली ऑन गोइंग एक प्रोसेस है. कम्युनिटी स्कूल में भी हम इनको डाल रहे हैं. रेगुलर स्कूल में अगर कोई नहीं सर बच्चा आ सकता तो उसको कुछ वक्त के लिए पढ़ाने के लिए वहां ले जाया जाता है. ऑनरेबल सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा. शुक्रिया जनाब चेयरमैन. क्वेश्चन नंबर 58. आंसर टेकन एज रेड. सप्लीमेंट्री है सर. जी सर, थैंक यू. आप भी बड़े तैयार कर जी बताइए. एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि हमारे जितने भी भाई जो कि बाहर सऊदी अरेबिया में काम करते हैं, स्पेशली जो लेबर क्लास में जाते हैं, उनको एक इशू ये है कि अगर वो फुली वैक्सीनेटेड भी हों तो उनको क्वारंटीन करना पड़ता है यूएई में. तो अब प्रॉब्लम तो उनको पड़ी जाती है क्योंकि उनके बड़े खर्चे होते हैं उधर. अब हुकूमत का इसमें रोल तो है ही कि ये जो डायरेक्टली उनके फ्लाइट्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएं और डायरेक्टली उनकी जो एंट्री है वो स्टार्ट हो जाए. अभी हाल ही में मैंने सुना है मिनिस्टर साहब से सवाल ये है कि एक और फैसला भी आया है कि जितने लोग अभी उम्रा पे जाएंगे इंशाल्लाह उम्रा के लिए वो खोल रहे हैं, तो जो 50 इयर्स एंड बिलो हैं तो उनके लिए अगर वैक्सीनेशन उनकी है तो वो जा सकते हैं डायरेक्टली. तो फिर जो हमारे ये भाई हैं जो कि उधर काम करते हैं, इनके लिए अभी भी वही रूल अप्लाई करता है. अगर उम्रे के लिए खोल लिया है तो इनके लिए भी सब खोल सकते हैं. जी. ऑनरेबल एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स सर. जी डॉक्टर बाबर रावण साहब. थैंक यू सर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिस्टर चेयरमैन. ये रिस्ट्रिक्शन और बैन जो लगा हुआ था उसको उठा लिया गया है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से. अब जो 2 डोजेज वाले हैं उनको डायरेक्ट एंट्री और एक्सेस दे दी गई है, और इसके सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए सऊदी फॉरेन मिनिस्टर आए थे, और उन्होंने बताया कि प्राइम मिनिस्टर के इनिशिएटिव की वजह से जो उनके क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने हिदायत की है कि इससे रिलेटेड अगर कोई और इश्यूज हैं तो उनको भी एग्रेसिवली डील करके रिजॉल्व किया जाए. जो सवाल में जिस बैन का जिक्र किया गया था वो उठा लिया गया. अगर आप इजाजत दें तो एक जो सवाल था उसमें मैं एक इंफॉर्मेशन हाउस के सामने रखना चाहता हूं कि जो लोग गिरफ्तार हुए अमेरिका में उनके हवाले से कंपनसेशन. पहला मुकदमा जो अमेरिका में दायर किया गया वो यमन के एक शहरी अनवर अल औलाकी के भाई ने, जिसको मारा गया था बीवी समेत. बीवी उसकी जो थी वो स्कैंडिनेविया से थी, वो था. और बेशुमार दूसरे मुकदमात हैं जिनमें लोगों को वहां भी कंपनसेशन मिली. इट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन व्हिच आई एम लेइंग विद योर परमिशन. जी सेनेटर फिदा साहब सप्लीमेंट्री सर. शुक्रिया चेयरमैन साहब. मेरा सवाल यही है
کیا منسٹر صاحب یہ بتا سکتے کہ بعض کافی لوگ اس طرح ہے کہ انہوں نے ویکسینیشن کروایا ہے اور جو ابھی برطانیہ وغیرہ یا امریکہ وغیرہ جا رہے ہیں تو وہ ان کے لیے الگ ویکسینیشن ہے، تو یہاں پہ تو انہوں نے پہلے لگوایا ہے، اب یہ دوبارہ سفر کے لیے ان کو یہی کہتے ہیں کہ دوبارہ آپ لگوائیں، اگر یہ دوبارہ لگواتے ہیں تو ان لوگوں کو کیا نقصان ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کے حوالے سے بتا دیں۔ جی آنریبل ایڈوائزر ٹو the Prime Minister for Parliamentary Affairs. Sir, Mr. Chairman, the good news is that the UK has lifted that ban. اب جو چائنا کی 2 ویکسینز ہیں جن کے ذریعے سے ویکسینیٹڈ جن کو 2 ڈوزز لگی ہوئی ہیں وہ سارے کے سارے لوگ جا سکتے ہیں یو کے میں، اور یو کے اینڈ ویلز میں انٹر ہو سکتے ہیں یونائٹڈ کنگڈم میں، لیکن ابھی ان کو 7 دن کا وہاں پہ کوارنٹائن کرنا پڑتا ہے، اور کوارنٹین سے جب نکلتے ہیں وہ تو پھر وہ they have absolutely no other restriction سوائے ایک کے کہ ایک بیگ وہ ڈیلیور کر کے جاتے ہیں جہاں کوارنٹین کا سینٹر ہے، اور اس میں خود وہ اپنا چیک کرتے ہیں، اور چیک کرنے کے بعد جو نیزل انسٹرومنٹ ہے اس کو ڈاک کے ذریعے سے وہ بھیج دیتے ہیں ہاسپٹل کو، اور کوئی ریسٹرکشن باقی رہ نہیں گئی۔ لیکن یہ جو ریسٹرکشن ہے یہ بھی گورنمنٹ نے بتایا ہے کہ اگلے کچھ ہفتوں میں یہ بھی لفٹ کر لی جائے گی۔ جی فدا صاحب بند کر لیں مائک۔ اس پہ تھوڑا سا یہی میں منسٹر صاحب کے سامنے اور ہاؤس کے سامنے یہی رکھنا چاہتا ہوں کہ چائنا ویکسینیشن ابھی پچھلے مہینے میں جو ہے نا یہاں پہ ہمارے کچھ سینیٹر حضرات ملک سے باہر جا رہے تھے یو کے میں، اور ان کو جو ہے نا رکوایا گیا کہ آپ فائزر جو ہے نا لگوا دیں، فائزر بھی لگوایا ایک ہی ڈوز، اور اس کے باوجود ان کو اجازت نہیں ملا، اور یہاں پہ ابھی منسٹر صاحب کہہ رہے کہ چائنا کے 2 ویکسینیشن لگوا کے اس کو اجازت ہی ہوتا ہے ہر ایک ملک میں، تو اس کے حوالے سے ابھی ہمارے معزز رکن جو ہے نا سینٹ کے ان کو اجازت نہیں ملا تو پھر عام لوگوں کے کیسے ملے گا؟ جی منسٹر صاحب جی ایڈوائزر ٹو the Prime Minister. سر مہینہ بہت ہوتا ہے پرانا، میں نے یہ کہا ہے کہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے یہ بین لفٹ کیا ہے، مے بی ود ان 14 اور 15 ڈیز، اور اب جو جانا چاہے گا اس کے لیے بین نہیں ہے یو کے میں، جس کو 2 ڈوزز لگی ہوئی ہیں چائنیز ویکسین کی یا جو پاکستان کے اندر باقی لگتی ہیں موڈرنا وغیرہ کے اور فائزر کے علاوہ۔ ٹھیک، آنریبل سینیٹر مشتاق احمد صاحب۔ سر شکریہ مسٹر چیئرمین۔ کوشچن نمبر 59۔ جی مسٹر چیئرمین، میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ بلوچستان اور فاٹا کے ایکس فاٹا آسٹریل فاٹا اس کے اسٹوڈنٹس کو HEC اسکالرشپ اور PMC میں کوٹا، مجھے بتایا گیا ہے کہ HEC اسکالرشپ اور PMC میں کوٹا جو ہیں بلوچستان اور آسٹریل فاٹا کو وہ نشستوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا گیا ہے۔ مجھے اس جواب سے اتفاق نہیں ہے۔ یہاں پہ آسٹریل فاٹا کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، بلوچستان کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، بلوچستان سے سک رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ گوادر کے اندر بھی دھرنا اور تاریخی مارچ، اور ہرنائی کے لوگوں نے بھی دھرنا دیا ہے، فاٹا کے لوگ بھی سسک رہے ہیں۔ یہ جواب جو انہوں نے دیا ہے ان کے اسکالرشپ HEC اور PMC کی طرف سے ان کے میڈیکل سیٹس کا، اس پہ آپ نے بھی ایکشن لیا، گزشتہ سال بھی ہم نے اس کو اٹھایا، یہ ابھی تک حل نہیں ہوا ہے، یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا ہے، اس لیے یہ اس جواب سے مجھے اتفاق نہیں ہے، یہ جواب درست نہیں ہے۔ جی آنریبل منسٹر آف اسٹیٹ فار پارلیمنٹری افیئرز سر۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جو مشتاق صاحب نے اٹھایا ہے، اور اس میں میں یہ بھی آن ریکارڈ لاؤں کہ حکومتی نمائندوں کے علاوہ چیئرمین صاحب، آپ کا آفس، آپ نے خود اور آپ ہمارے ڈپٹی چیئرمین جو ہیں انہوں نے بھی، مرزا فریدی صاحب نے بھی بڑا رول ادا کیا اس سال، اور یہ ایک میرے پاس ریسنٹ انفارمیشن ہے جو میں مشتاق صاحب سے بھی شیئر کر لوں گا، اور یہ جان کے ان کو اور ہاؤس کو بھی خوشی ہوگی کہ اس میں کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور یہ 793 سیٹس جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں، جو یہ جو اضافہ کیا گیا ہے اسکالرشپس میں فاٹا کے آسٹریل فاٹا، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹرائبل اگر ہم کہیں علاقے تو زیادہ بہتر ہے، فاٹا تو اب ختم ہو چکا ہے، بلوچستان ان کے لیے کیا گیا ہے۔ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ سر ابھی اکتوبر کے اینڈ کی، نومبر کی ہے سر، اور اس میں اللہ کے کرم سے کوئی 36 سیٹیں جو ہیں خیبر پختونخوا میں بڑھا دی گئی ہیں، جو آسٹریل فاٹا ٹرائبل کے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، اور بلوچستان کے لیے ہیں، آپ کے صوبے کے لیے بھی۔ سر اس میں میرے پاس اس کا بریک ڈاؤن بھی ہے
KMC के लिए 5 हैं, जो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी बेसिकली है, KMC खैबर मेडिकल कॉलेज जिसको पहले कहते थे, AMC अयूब मेडिकल कॉलेज की 5 हैं, KGMC की 3 हैं, SMC की 4 हैं, BKMC उसकी 4 हैं जी, GMC ये BKMC जो है बाचा खान मेडिकल है, उसका GMC की 3 हैं, BMC की 3 हैं, JKMC की 3, NMC 3, KIMS की 3 हैं, टोटल जो है ये कुल मिला के 36 का इजाफा किया गया है। लेकिन अगर मुश्ताक साहब इस पे मुतमईन नहीं है तो इसमें मजीद भी डिटेल हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये ऑन गोइंग इशू है, एफर्ट है, इसमें हमें सपोर्ट भी चाहिए होगी। बाकी सूबों की भी खैबर पख्तूनख्वा तो अपनी ड्यूटी कर रहा है, पंजाब और सिंध की भी हमें ज़रूरत होगी। बलूचिस्तान में तो मेडिकल कॉलेज नहीं है, इस वजह से उनके बच्चों को हम यहाँ फैसिलिटेट करते हैं। मेरे ख्याल में वक्त ये भी आ गया है कि बलूचिस्तान हुकूमत और मरकज़ हम मिल के बलूचिस्तान में ख़ुद के भी मेडिकल कॉलेज हम वहाँ ज़्यादा बनाएं ताकि वहाँ के बच्चों को यहाँ आना ना पड़े, ताकि वो उनको उधरी फैसिलिटी मिले। सिंध में भी हमें सपोर्ट की ज़रूरत है मरकज़ी हुकूमत को कि वो हम मिल के इस पर काम करें। फ़िलहाल ये खुशी की बात है कि 36 सीटें मज़ीद खैबर पख्तूनख्वा में जो है हमारी जो है इजाज़त से उन्होंने बढ़ा दी। जनाब सेनेटर मोहम्मद अयूब साहब, आखिरी सवाल का। जी शुक्रिया चेयरमैन साहब। ये जवाब तो बड़ा खूबसूरत दिया गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर इसको कमेटी में भेजा जाए, क्योंकि वो जो स्टूडेंट है हर वक्त आते हैं हमारे इलाके में, जब जाते हैं तो आप इसको वहाँ के मेक श्योर करें। तो मेरा ख्याल में मिनिस्टर साहब भी इस पे एग्री होंगे, कमेटी में रेफर करे, वहां पे मेक श्योर करे इम्प्लीमेंट हो। जी मिनिस्टर साहब, अयूब साहब पता है ना आज जी, मैं एक शर्त पे इसके साथ राजी होता हूं कि कमेटी में भेजें। हमारे पास जो ट्राइबल बेल्ट के माशाल्लाह हमारे सेंटर साहिबान हैं, तो अल्लाह ने उनको इस्तिताअत दी है। आप मेरे से ही वादा करें, आप सब मिलकर एक मेडिकल कॉलेज ट्राइबल बेल्ट में आप सेंटर हजरात वो बनाएं ट्राइबल के बच्चों के लिए, हुकूमत भी ताउन करेगी। मैं आपसे वादा करता हूं फेडरल गवर्नमेंट आपसे आपको इजाजत लेके मैं दूंगा, इसको कमेटी में भेजें ताकि मजीद इस पर डिस्कस हो जाए। ये एक रिक्वेस्ट, ऑनेस्टली यकीन करें बहुत बड़ी खिदमत हो जाएगी। रेफर टू कमेटी, काम इनका मजबूत है जी। कामरान मुर्तजा साहब भी कमेटी में चले जाएं जी। जी बताएं। प्लीज मैं भी इस कमेटी में जाना चाहूंगी, मेरा क्वेश्चन है। ओके जी, हो गया जी, मैडम भी चली जाएं। जी बताएं। कामरान मुर्तजा साहब का माइक खोलें प्लीज जी। इन्होंने कहा कि 36 सीट्स जो हैं वो केपी के लिए बढ़ा दी गई हैं, बलूचिस्तान के लिए कुछ बढ़ा है या नहीं बढ़ा, और फिर ये मामला जो है ना वो इस साल से रिलेट करता है। अगर ये साल गुजर गया तो बच्चों की जिंदगी का एक साल गुजर जाएगा, उनके लिए वो ओवर एज हो जाएंगे जाके किसी स्टेज पे, तो ये उनके लिए तकलीफदेह होगा। आपको ये भी याद होगा कि कुछ अरसे पहले उन्हीं बच्चों पे जब वो प्रेस क्लब के सामने बैठे थे तो तशद्दुद किया गया था। तो ये मामला जो है ना बलूचिस्तान के हवाले से भी बता दें, सिर्फ केपीके के हवाले से ना बताएं। जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट पार्लियामेंट्री अफेयर्स आपको अर्ज किया, इसमें दोनों के लिए है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर बलूचिस्तान का ही चाहते हैं कि पूरे मुल्क में उनको हम ओवरव्यू दे दें कि बलूचिस्तान की कितनी सीटें बढ़ी हैं पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में और सिंध में, तो उस पर फ्रेश क्वेश्चन ना भी दें, मैं मालूम करके इनको दे दूंगा जी। चलें जी। ऑनरेबल सेनेटर मुश्ताक साहब। सफारत खानों में मिशनों में तैनातशुदा कैरियर डिप्लोमेट्स की तादाद क्या है और मुसल्लह अफवाज के रिटायर्ड एहलकारों की तादाद क्या है? मुझे जवाब दिया गया है कि टोटल 309 पाकिस्तानी जो लोग तैनात हैं पाकिस्तानी मिशनों में, उसमें 12 रिटायर्ड आर्मी अफसरान हैं, 25 दूसरे महकमों से हैं और 272 कैरियर डिप्लोमेट्स हैं। आप अगर इस जवाब को देखें मिस्टर चेयरमैन, मैं तवज्जो आपकी भी और ऑनरेबल मिनिस्टर की भी चाहता हूं। ग्रेड 22 के 6 कैरियर डिप्लोमेट्स, 6 रिटायर्ड आर्मी अफसरान, 50% ग्रेड 22 में कैरियर डिप्लोमेट के साथ रिटायर्ड आर्मी अफसरान। ग्रेड 25 टोटल हैं कैरियर डिप्लोमेट्स, 6 रिटायर्ड आर्मी अफसरान। तो ये इतनी बड़े तादाद में जो आला पोस्टों पर कैरियर डिप्लोमेट्स की जगह रिटायर्ड आर्मी अफसरान हैं, तो एक तो यह है कि यह बताया जाए कि इनका कोटा कितना है, दूसरा यह बताया जाए कि क्या इनकी कारकर्दगी कैरियर डिप्लोमेट्स के मुकाबले में गैर मामूली है। क्या आप लोगों ने कभी इनकी कारकर्दगी गेज की है जिसकी वजह से आप अहम पोस्टों पर गेट 22 और गेट 21 पे? थैंक यू सर। सप्लीमेंट्री हो गया जी। जी मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर सर। जरूरत के मुताबिक मुनासिब लोगों को लगाया जाता है, कोई ऐसी डिमार्केशन या कोई ऐसी तफरीक नहीं है कि इस पे हमने कैरियर डिप्लोमेट्स को लगाना है, किसी और शख्स को लगाना है। इसके लिए कोई कोटा भी नहीं है कि जनाब आपने कोटा भरना है। जरूरत के मुताबिक देखा जाता है, जहां जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है वहां भेजा जाता है। जी
बाकायदा नॉन कैरियर डिप्लोमेट्स का एक कोटा है मेरी मालूमात की हद तक, और उस कोटे के से ज्यादा लोगों को मिनिस्टर साहब के पास इस सवाल का जवाब नहीं है, आप पूछ लें। नॉन कैरियर डिप्लोमेट्स का कोटा पूछ लेंगे, फिर आपको बताते हैं। जी, मैं कोटा है, सही कह रहे हैं मुश्ताक साहब। जनाब नवाबजादा उमर फारूक साहब जी, सप्लीमेंट्री सर। जी थैंक यू चेयरमैन साहब। जैसे कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ने कहा, मोबाइल से क्या देख रहे हो? मैं ये नाम देख रहा हूँ जनाब। अच्छा जी। हमारे ग्रेड 20 के ऑफिसर है जो फॉरेन ऑफिस में, और मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम बलूचिस्तान से गवर्नमेंट के साथ बैठकर बलूचिस्तान के लिए कुछ और भी करना चाहते हैं, लेकिन मैं इनको बताना चाह रहा हूं कि वो हमारा एक ही ऑफिसर था, उन पे भी आज उनको नौकरी से निकाल लिया गया है, और उसके ऊपर जो ऑफिसर था और नीचे जिस ने ये काम किया था, उन दोनों को छोड़ के सिर्फ बलूचिस्तान के साथ ये काम ये कर रहे हैं। और ये मैं आपके नॉलेज में भी लाना चाह रहा हूं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के नॉलेज में भी लाना चाह रहा हूं कि हमारे बलूचिस्तान का एक ही ऑफिसर है जो फॉरेन। क्या नाम है जी? जी सर, इसका रियाज में था सर, मोहम्मद जीशान अहमद। ठीक है जी, इसका पता कर लें मिनिस्टर साहब, क्यों निकाल रहे हैं उसको। जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट। कोई मैं ऑनेस्टली आपको अर्ज करना चाहता हूं जी, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि किसी को किसी के सूबे या किसी जबान की वजह से टारगेट किया जाता है। हुकूमत की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। अगर किसी शख्स के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई की गई है तो उसका कोई मिसकंडक्ट या कोई इशू होगा, उसको देख लिया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि फॉरेन अफेयर्स और हुकूमती अमूर जो है इस बुनियाद पर नहीं चलते कि सिंध वाले को रखना है या खैबर पख्तूनख्वा वाले को उसको निकालना है। नहीं, आपकी परफॉर्मेंस को जज किया जाता है, जो मेरिट पे है वो है। जिसमें चले फिर सेनेटर साहब को बता देना कि क्या कार्रवाई की सूरत जाती है। शुक्रिया। शेरी रहमान साहब सप्लीमेंट्री प्लीज। नहीं चलें जी। सेनेटर बयामंद खान तंगी साहब, गरजते बरसते सर। थैंक यू चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब, मेरा सवाल है मिनिस्टर साहब से, लेकिन सवाल नंबर बताओ सर। क्वेश्चन नंबर है 61। जी सर, सप्लीमेंट्री सर। सर मेरा सवाल था कि लास्ट 3 इयर्स में खैबर पख्तूनख्वा की जो यूनिवर्सिटीज़ है डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल सेक्टर में कितना फंड प्रोवाइड किया है, और ईयर वाइज उसका ब्रेकअप दे दें। चेयरमैन साहब, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हमारा खैबर पख्तूनख्वा पेशावर यूनिवर्सिटी अली मोहम्मद खान साहब भी जानते हैं, लेकिन ये तो अपनी मर्जी से जवाब देंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि वो इस वक्त जो सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में है वो इस वक्त खसारे में है, और जो ग्रांट का फिगर मुझे दिया है तो आई थिंक कि ये बहुत ज़्यादा जुल्म है। तो मैं अली मोहम्मद खान साहब से जो मेरा ज़िमनी सवाल है कि इस फंड पे आप पेशावर यूनिवर्सिटी जो 3 यूनिवर्सिटी है आप चला सकते हैं, और आप समझते हैं कि वहाँ की जो गैप्स और डिफिशेंसीज है, जो वहाँ हसारा है, वो आप कैसे इस फंड से फुलफिल करेंगे? जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स सर। ये फॉरेन अफेयर्स वालों की तरफ से इसकी क्लैरिफिकेशन आ गई है कि कुछ 20% कोटा है फॉर नॉन कैरियर डिप्लोमेट्स, तो उस कोटे को ऑब्जर्व किया जाता है। अच्छा सर, ये बैरमन साहब ने जो सवाल किया है, इसमें एक तो जो फिगर्स हमने दी हैं ये जान के वैसे आपको खुशी होगी कि बतदरीज इसको बढ़ाया जा रहा है। 2018-19 में कोई 569.285 मिलियन था, जो फिर बढ़ा के जो है अगले साल 9,442 और अब 10,303.02 मिलियन कर दिया गया है। बढ़ोतरी इसमें हुई है, ज्यादा होनी चाहिए, मैं इनकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन अपने फाइनेंसिस के मुताबिक हुकूमत करिए। डेवलपमेंट वाले जो हैं ये रिकरिंग का मैंने बताया, डेवलपमेंट में आपको फिगर जो हमने दी हैं 2018 में 1200.253, 2019-20 में 3,655.588, तो ये तकरीबन डबल से भी ज्यादा बढ़ाया, और 2020-21 में 3,655 से बढ़ा के 4,848.219 बढ़ाया गया। तो ये बतदरीज बढ़ रहा है, दोनों रिकरिंग और डेवलपमेंट मिला के। 18-19 जो हमारा पहला साल था 10,000 समथिंग था मिलियन, 2019-20 में 13,000 समथिंग, टू बी स्पेसिफिक 13,097, और अभी 15,151 मिलियन कर दिया गया है। पिछले 3 साल में हुकूमत पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा को जो है ये कुल मिला के 39,018 मिलियन जो है वो दे चुकी है, लेकिन इनकी बात से मैं 100% एग्री करता हूं कि ये कम है, ये बढ़ना चाहिए जी। सेनेटर ताज हैदर साहब, सप्लीमेंट्री सर। जनाब अली, जनाब ये माइक बंद करें, मिनिस्टर के माइक बंद कर दें जी। दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कराची सरकारी शोबे की एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है।
मेरा सवाल है कि क्या गुज़िश्ता 7 साल में उसे कभी कोई ग्रांट HEC की तरफ से मिली? दूसरा ये है कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2 HEC की फ़राइज़ मुकर्रर करती है कि स्टैंडर्ड्स को देखें, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को। ये उसके दायरे इख्तियार में नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से ग्रांट्स बांटती फिरे। क्या कोई आप मेयार ऐसा मुकर्रर कर रहे हैं कि जिसके तहत यूनिवर्सिटियों को बराह रास्त या सूबों के ज़रिए ग्रांट्स जो उनकी बनती हैं उस मेयार के मुताबिक वो दे सकें? क्योंकि ये बस ये हो रहा है पांजा पांजा साईं, हमारा है तो ठीक है और नहीं है तो ढूंढता रहे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट पार्लियामेंट्री अफेयर्स। पख्तूनख्वा में हमारी जमात की हुकूमत है, सिंध में नहीं है, लेकिन वल्लाह हम सिंध को उसी तरह अपना समझते हैं जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा को, क्योंकि सब पाकिस्तान की धरती है। दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के हवाले से आपने सर बात की है, तो वो चूंकि सवाल में नहीं था तो उसकी उस वक्त मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपने चूंकि सवाल किया है तो लाजमन आपको बैकग्राउंड के नॉलेज का पता होगा। शायद उसको फंडिंग नहीं हुई होगी इसलिए आपने ये बात की है। ये बात आज रिकॉर्ड पे आ गई है। HEC वालों से इस पर सर रब्ता कर लेते हैं। आपके पास अगर टाइम हो, आप कोई टाइम निकाल के मेरे चैम्बर में अगर तशरीफ ले आते हैं, HEC वालों को भी बुला लेंगे ताकि अगर नहीं गया, पहले तो गया होगा, अगर नहीं गया तो ये जो आने वाला बजट है उसमें उसका जरूर हिस्सा रखा जाए। आपने कहा कि क्या उसका क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया तो उसमें तो मुख्तलिफ फैक्टर्स सर हो सकते हैं। कुछ जो अगर कोई नया प्रोजेक्ट है स्टार्ट करने के लिए उसमें पैसे कम रखे जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो थ्रू फॉरवर्ड उनका चल रहा होता है, तो आखिरी में अगर उसके फाइनल स्टेजेस में है तो कोशिश की जाती है कि थोड़े ज्यादा फंड करके एक कम से कम एक प्रोजेक्ट को रनिंग अप कर दिया जाए ताकि वो स्टार्ट हो जाए। प्रायोरिटीज तो मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन ये नहीं है कि किसी खास सूबे के लिए हम फोकस करें कि इधर यूनिवर्सिटियां बनाओ उधर मत बनाओ। हर जगह एक इक्वालिटी करने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये सवाल आपका जो है ये स्पेसिफिक आंसर मांगता है। उसके लिए प्रॉब्ली इफ यू कैन पुट क्वेश्चन एंड वी कैन मीट इन द चैम्बर्स, उनको बुला लेते हैं, इस पे सर बात भी उनसे कर लेते हैं। ठीक है, ठीक। 7 साल में एक पैसा नहीं मिला है। ठीक है, ये बस आप लेके इन्फॉर्मेशन की क्यों नहीं मिला है बताएं ना जी, और दिलवाएं कि कोई क्राइटेरिया नहीं है तकसीम का, मर्जी पे दिया जाता है। ऑनरेबल सेनेटर दोस्त मोहम्मद खान साहब, सप्लीमेंट्री सर। थैंक यू वेरी मच चेयरमैन साहब। क्या ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ये बताना फरमाएंगे कि कोई इनके अंडर कंसिडरेशन है कोई यूनिवर्सिटी एक्स फाटा में या प्रोफेशनल कॉलेजेस जिस तरह इस्टेब्लिश हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान में, मुजफ्फराबाद में, क्या इनके यहाँ कोई अंडर कंसिडरेशन है कि कोई यूनिवर्सिटी या प्रोफेशनल कॉलेज एक्स फाटा में इस्टेब्लिश हो जाए? थैंक यू जी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स सर। चलेगी हाँ शिबली से सर, जो ट्राइबल बेल्ट के हवाले से उन्होंने बात की है उसके लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत महमूद खान साहब बहुत कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए स्पेसिफिक मुझे क्वेश्चन चाहिए ताकि हम आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकें कि किस फॉर्मर एजेंसी है जो मौजूदा डिस्ट्रिक्ट हैं, खैबर में क्या हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, मोमन में क्या है, बाजवड़ में क्या है, नॉर्थ साउथ में क्या है, सब के लिए हमारे पास और एक्सटेंसिव फंडिंग मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और कोशिश कर रहे हैं कि 2 चीज़ों में हम अपने ट्राइबल बेल्ट के लोगों को ज़्यादा हम उनको एनहांस करें। वैसे तो हर चीज़ में चाहिए, लेकिन एजुकेशन और हेल्थ, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ में उन्होंने बड़ा सफ़र किया है, यूनिवर्सिटियों का, कॉलेजों का, सबका हमारे पास पूरा भरपूर प्लान है, लेकिन इस वक्त मेरे पास ऑन रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि सवाल उसके हवाले से नहीं था। जी जनाब सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब। सर साहब मेहरबानी आपकी, मेरा ये क्वेश्चन नंबर है 61 62 सर। 60 अच्छा 62 सर, सारी माफ कीजिएगा। आंसर टेकन एज रेड सर, सप्लीमेंट्री बताएं। जी हाँ जनाब। जब साहब मेरे ख्याल में, मैं अभी कहना तो इस पर बहुत कुछ चाहता हूं, कभी हुकूमत की तरफ से दुरुस्त जवाब नहीं आया। गलत बयानी इस हुकूमत की जैसा चेहरा हो गया है, ट्रेडमार्क का हो गया है। ये जवाब भी मैं उनको दुरुस्त नहीं समझता। इस पोस्ट पे 19 ग्रेड के अफसर को रखा गया है 20 ग्रेड की पोस्ट पे। ये ऐसी पोस्ट है जिस पर रूल्स के मुताबिक डेपुटेशन नहीं हो सकती। फिर जब कोर्ट का फैसला है तो उस अफसर के खिलाफ गवर्निंग बॉडी बोर्ड का हंगामी मीटिंग बुलाकर इस अफसर को फिर दोबारा नवाजा गया है। ये सब करप्शन और बैड गवर्नेंस जो इस हुकूमत की पहचान है उसके ज़मरे में आता है। मेरी गुजारिश है इसको कमेटी के हवाले करें तो मेहरबानी होगी। चलिए मिनिस्टर को सुन लेते हैं जी। ऑनरेबल एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्लीज। चेयरमैन साहब, देखिए सवाल के 3 हिस्से थे। पहला सवाल ये था कि द बेसिक service group of the current Secretary Workers Welfare Board, there is no current secretary appointed over there. The acting charge
which is known as the current charge is with Joint Secretary Alia Shahid. یہ عالیہ شاہد جو جوائنٹ سیکریٹری ہیں، یہ اس سے پہلے دوسرا سوال یہ تھا کہ اس کو بتائیے کہاں کہاں لگے رہے یہ لوگ، یہ صاحب، تو وہ یہ جو جوائنٹ سیکریٹری صاحب ہیں یہ سندھ گورنمنٹ کی سوشل ویلفیئر کی سیکریٹری لگی ہوئی تھی، سیکریٹری، یا ان کا کرنٹ چارج ہے صرف. دس از نمبر ون. گڈ گورننس کے ایشو پہ میں نہیں جانا چاہتا فی الحال، جواب دینا چاہتا ہوں. دا تھرڈ پورشن آف دی کوشچن واز کہ جی اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد جس میں ان کو ریموو کیا گیا، آرڈر کیا تھا؟ آرڈر یہ تھا کہ پہلے کیبنٹ میں گئی سمری اور اس کے بعد بورڈ کی میٹنگ ہوئی. ناؤ وین دی آرڈر کمز، انہوں نے اس کو ریکٹیفائی کیا، جو پروسیجرل لیپس تھا اس کو ایڈہیر کیا. جی اس بات پہ اطمینان نہیں ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں اس کوشچن کو آپ کمیٹی میں بھیجیں تاکہ ہم سب ان کو سن سکیں اور جو بات زیادہ واضح ہو جائے ٹھیک ہے جی، بھیج دیتے ہیں کمیٹی میں، بھیج دیا جی. جی کمیٹی میں چلا گیا. آپ بھی کمیٹی میں جانا چاہتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے جی. کوشچن آر از اوور جی. لیو اپلیکیشنز دیں. سینیٹر اون عباس صاحب نے بعض نجی مصروفیات کے بنا پر آج مورخہ 19 نومبر کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور. سینیٹر زرکا سوروردی تیمور صاحبہ نے بعض نجی مصروفیات کے بنا پر مورخہ 12 نومبر کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکی تھی، اس لیے انہوں نے اس تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے. کیا درخواست منظور ہے؟ زرکا بول نہیں رہی ہیں. اچھا منظور ہے جی. سینیٹر محسن عزیز صاحب نے بعض نجی مصروفیات کے بنا پر مورخہ 5 نومبر کو اجلاس میں شرکت نہیں کر سکے تھے، اس لیے انہوں نے اس تاریخ کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے. کیا درخواست منظور ہے؟ منظور ہے جی. سینیٹر فاروق ایچ نائک صاحب نے بعض نجی مصروفیات کے بنا پر آج مورخہ 19 نومبر کے لیے ایوان سے رخصت کی درخواست کی ہے. کیا فاروق نائک کی درخواست منظور ہے یا نہیں ہے؟ اس کا ضرور کوئی کورٹ میں کیس ہوگا جی. منظور ہے. سر بزنس ہاؤس کا ایکڑوں منٹ ڈیس ہے وے ہو گیا. جی 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 سر ایک منٹ ان کی سنیں. جام مہتاب صاحب جو ہے نا سر پہلی دفعہ کھڑے ہیں، بیک بینچر ہیں سر. آج ان کو اگر موقع 1 منٹ کا ہے. تھینک یو ویری مچ سر. سر ایکچولی سر میں ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں اس ہاؤس کی بھی، دنیش جی آپ کی بھی سر توجہ دلانا چاہتا ہوں اس مسئلے پر. جی میرے کلیگ ہیں، انہوں نے پچھلی سیشن میں مشتاق صاحب سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ سندھ اور کراچی، تو یہ ایک غلط سا تاثر ابھرتا ہے. کراچی جو ہے سندھ کی کیپٹل سٹی ہے جی. اس طریقے سے آپ کو بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسے الفاظ آئندہ کبھی ہاؤس میں ہو تو اس کو آپ ہی ان کو دیکھیں، کیونکہ بار بار ہم جو ہے کھڑے ہو کے پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں کہ سندھ اور کراچی ایک چیز ہے جی. اور نہیں ہے کراچی، سندھ ہے جی. جی تھینک یو جی. دنیش صاحب بس جی بس بزنس لیتے ہیں سر. سر بزنس کو لے کے پھر اس کے بعد ٹائم جلدی مل جائے گا.